गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैं हूँ विशाल सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 7 का थर्ड वीडियो। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और एक और सूचना मैं आपको दे देना चाहता हूँ, ये जैसा कि आप लोग जान भी रहे होंगे कि तीसरा वीडियो है और आप लोगों का इंटरेस्ट इस चैप्टर में बहुत कम दिख रहा है। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आपके बुक में जितना दिया गया उतना ही आपको बता देते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखेंगे तभी तो पढ़ाई होगी ना, ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो आज से आपका वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 20 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा, जिसको आप लोग 2 बार देखेंगे। और इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाएगा, ठीक है, उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगेगा कि ये नोट्स है हमारे वीडियो का, कुछ पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा, कुछ पॉइंट आपको लगेगा कि नहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना ज़रूरी है, वो आप लोगों को अनुमान लगाना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसको आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो आपका अगला क्लास होगा, मान लेते हैं कि आज आपका क्लास है तो आज आप लोग 2 बार इस वीडियो को देखेंगे। 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, मान लेते हैं 20 मिनट का रहा तो 40 मिनट में आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। लगभग 40-45 मिनट का आपका कंप्यूटर का क्लास भी होता है। तो जैसे ही आप लोग 2 बार वीडियो देख लेंगे, उसके बाद हमको रिपोर्ट करेंगे कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया। और अगले क्लास में इस वीडियो में जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी मैंने बताया था लिखने के लिए, वो लिख के पहले 10 मिनट में आप लोग सेंड करेंगे। पहले 10 मिनट के अंदर में आप लोगों को सेंड कर लेना है। आपका टाइम पता ही होगा 11:45 से लेकर 12:20 तक का। तो इस बीच में आप लोगों को ये चीज़ सेंड कर देना है और उसके बाद वीडियो भी देखते रहना है आप लोग। फिर अगला क्लास इस तरह चलेगा, 20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको 2 बार देखेंगे, फिर उसके अगले क्लास में आप लोग नोट्स सीख करेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने बताया है कि आपका टॉपिक आज का है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक, नाम से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा डेफिनेशन क्या होता है। मैं कभी कभी आपको बताता हूँ इस चीज़ का डेफिनेशन लिखें, बट आप लोग क्या करते होंगे, उसका हेडिंग लिख देते हैं। मान लेते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन लिखना है तो आप लोग कंप्यूटर लिख लेते हैं और उसके नीचे में आप लोग लिखना शुरू करते हैं कि हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या जो भी उसका डेफिनेशन है वो आप लिखना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे जब HTML में जब कुछ डेफिनेशन लिखना होता है या फिर किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना होता है तो हम लोग डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको डेफिनेशन लिस्ट को डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म्स। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होता है लिस्ट ऑफ टर्म्स होता है और उस टर्म को डिस्क्राइब भी वहाँ किया जाता है, सारे टर्म्स को। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड अंडर DL टैग, डेफिनेशन लिस्ट टैग। ये जो हमारा है ये DL टैग के अंदर में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ईच टर्म्स नेम इन द DL टैग स्टार्ट्स विथ DT। जो भी टर्म्स होते हैं DL टैग के अंदर में वो DT के जरिए डिफाइन होते हैं। ठीक है ना, DT टैग के जरिए आप लोग ध्यान देंगे। DL जो हमारा है वो टैग है, DT भी हमारा टैग है। ठीक है, टैग ये जो DT टैग है हमारा, समझ गए ना। डेफिनेशन ऑफ ईच टर्म्स स्टार्ट्स विथ DD टैग, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, DD टैग का मतलब होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। और DD में जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि DT में हम लोग लिखें, ठीक है, DT में अगर हम लोग लिख रहे हैं डेफिनेशन टर्म में जो चीज़ लिखेंगे उसका डेफिनेशन हम लोग DD टैग में लिखेंगे। मान लेते हैं कंप्यूटर का हमको डेफिनेशन लिखना है तो कंप्यूटर का हेडिंग तो डालेंगे, हेडिंग अगर हमें लिखना होगा तो हम लोग DT टैग के जरिए लिखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो वो हम लोग DD टैग के जरिए लिखेंगे। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है पॉइंट्स, आप लोग उसको लिख लेंगे। मैं कोड को थोड़ा समझा दूँ। यहाँ बॉडी तक तो आप समझ रहे होंगे क्या है। ठीक है, बॉडी के बाद आप लोग ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ ध्यान देंगे DL टैग के बारे में आपको पता है। डेफिनेशन लिस्ट टैग हम लोग पढ़ भी रहे हैं, डेफिनेशन लिस्ट टैग। तो सबसे पहले उस टैग को हम लोग ओपन करेंगे। उस टैग के अंदर में हमें DT यानी कि डेफिनेशन टर्म, किस टर्म का डेफिनेशन लिखना है तो टर्म का नाम मान लेते हैं। एग्जाम्पल पे हम दिए थे आपको कंप्यूटर का,
तो कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, और dt टैग को यहाँ बंद कर देंगे। तो क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हमें नीचे लिखना है, तो टैग जब तक बंद नहीं करेंगे तो उसका बॉडी नीचे तक काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे dd टैग में। dd टैग में हमारा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखे हैं अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि इसका एग्जाम्पल में लिख दिया हुआ है, डेफिनेशन इसका लिख दिया हुआ है कंप्यूटर अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और इस टैग को भी बंद कर दिया गया। अब इस टैग को क्यों बंद किया गया ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर बंद नहीं करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो नीचे वाले टैग पे पड़ेगा। यहाँ तक इसका खत्म हो गया। अब मान लेते हैं किसी और चीज़ के बारे में हम लोग लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर के बाद हम लोग चाहते हैं कि नहीं रैम लिखना चाहते हैं, तो फिर dt यहाँ लिखेंगे और टैग ओपन करके यहाँ रैम लिखेंगे और dt टैग बंद कर देंगे। फिर dd टैग के अंदर में रैम का डिफिनेशन लिख देंगे। ऐसे करके हम लोग जितना भी डिफिनेशन चाहेंगे ऐड करते जाएंगे और उसमें वो ऐड होते जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको dd टैग में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि मैं रैम के बारे में बता रहा था, वैसे यहाँ हार्डवेयर के बारे में लिखा गया है, ऐड कर दिया गया। इसमें जितना भी चीज़ हम लोग चाहेंगे ऐड करना ऐड कर लेंगे, और जब चाहते हैं कि नहीं ये ओवर हो गया तो हम लोग dl टैग को बंद करेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग को हम लोग बंद कर देंगे, और उसके बाद बॉडी टैग जैसे ही बंद करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि नोटपैड पे जब ये प्रोग्राम लिखा गया है, आप सारे बच्चे कोशिश करेंगे इसको लिखने का। अगर मान लिया नोटपैड पे लिखने का आप लोगों के पास सुविधा नहीं होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर मोबाइल नहीं होगा आप लोगों के पास, मोबाइल में भी होता है, आपको पता होना चाहिए, HTML एडिटर करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके जरिए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग उसमें भी नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या करेंगे, इन सारे कोड्स को अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे, ताकि जब भी आपके पास कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल आ जाए तो आप लोग उसमें एक बार इसको रन करा के ज़रूर देखेंगे। तो इस सारे कोड को आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, जो मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ या फिर जिसको घेर दिया हूँ उसको लिख लेंगे। जब हम लोग HTML में लिख के जो कोड मैंने आपको बताया अभी उसको लिख के जैसे ही हम लोग अगर रन कराते हैं तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह का आता है, जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आता है, जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है यानी कि उसका डेफिनेशन जो है वो नीचे लिखा गया है, ठीक है, और कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया, उसके बाद उसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा गया। इस तरह से हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग काम करता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है इंसर्टिंग इमेज। हम लोग इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस साउंड्स लिटिल डिफिकल्ट बट इन फैक्ट इट इज़ प्रीटी इजी टू डू। आपको लग रहा होगा कि सर इमेज इंसर्ट करना बड़ा मुश्किल है, कैसे इंसर्ट कर पाएंगे। इससे पहले हम लोग देख रहे थे क्या, इससे पहले हम लोग देख रहे थे सिर्फ बैकग्राउंड में लगाना, लेकिन अब हम लोग इमेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अपने वेब पेज में हम लोग इमेज भी लगा सकते हैं अलग अलग जगह पे। आप देखे होंगे पिछले क्लास में लास्ट चैप्टर में हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड में इमेज लगाते थे, पेज पे इमेज नहीं लगाते थे, ठीक है। जैसे हम कुछ लिखते हैं, जैसे ऊपर वाला ये लिखा हुआ आ रहा है, इसके अगल बगल मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग इमेज लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लगाते थे, हम लोग इंटायर वेब पेज में लगाते थे पूरे में। ऐसा नहीं, हम लोग किसी पर्टिकुलर लोकेशन में लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ज़रा हम लोग इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं, ठीक है। All you need to do is first tell the browser that you want to insert an image and then the path where it is located। सबसे पहले आपको ये बताना होगा ब्राउज़र को कि आप ब्राउज़र के जरिए यानी कि वेब पेज में इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग जब HTML में बात करते हैं तो HTML में इमेज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMG के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप लोग भी बहुत जगह पे IMG नाम का यूज करते होंगे, हालांकि ये HTML का वर्ड है, ठीक है। और इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं हम लोग तो वहाँ इमेज का लोकेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हम किसी एक अमन नाम के बच्चे को खोजना चाह रहे हैं या फिर किसी और बच्चे का नाम खोजना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर XYZ बच्चे का नाम खोजना चाह रहे हैं। तो अब XYZ बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लास 10 में भी हो, 7 में भी हो, 6 में भी हो, 5 में भी हो, सेम नाम का बच्चा तो होता है ना। अब किस बच्चे को खोज रहे हैं, नहीं क्लास 7 का जो अमन है या फिर क्लास 8 का जो अमन है हम उसको खोजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पता तो चला किस बच्चे को हम खोज रहे हैं, तो उसका हमें सोर्स बताना पड़ेगा। सोर्स क्या है अमन का, क्लास 7 है या फिर 8 है, उस क्लास से उस बच्चे को लाना है, पता चल गया। तो वैसे ही इमेज का हमें सोर्स बताना पड़ेगा, उसका लोकेशन बताना पड़ेगा, वो किस जगह पे लोकेटेड है, कहाँ पे वो चीज़ रखा गया, तभी वो हमारा लग सकता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे द टाइटल एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू ऐड इंफॉर्मेशन टू द इमेज।
अब टाइटल एट्रीब्यूट जो होता है वहाँ हम लोग इमेज को ऐड कर सकते हैं, वो भी हमें हेल्प करता है इमेज को ऐड करने में, ठीक है। एक और यहाँ पे दिया हुआ है, नोटिस हाउ द इमेज इम्प्लीमेंट इज ओपन एंड क्लोज यूजिंग द सेम टैग। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इमेज जो ओपन होगा और क्लोज होगा सेम टैग से होगा, ठीक है। इमेज इज एन एम्प्टी टैग, दैट मीन्स इट नीड नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। इमेज जो हमारा है वो एम्प्टी टैग है। अब इतनी देर में आप लोग समझ गए होंगे कि इमेज हमारा एक टैग है जिसके जरिए हम लोग HTML में इमेज को ऐड कर सकते हैं, समझ गए। इमेज हमारा एक टैग है जिसके जरिए हम लोग HTML में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी कुछ मैं पॉइंट इंसर्ट ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जो पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा लिखना क्या क्या है, ठीक है, तो मैं उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ और इस चीज़ को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये जो नोटिस वाला पॉइंट है बाबू, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को सुविधा होगा, आके याद रखने में सुविधा होगा। अब एक और बात आता है कि हम लोग इमेज किस तरह का यूज कर सकते हैं। हम लोग पेज में बेसिकली 3 तरह का ही इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और बाकी तरह का इमेज को हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से तरह के इमेज होते हैं, इमेज के भी अलग अलग तरह के फाइल फॉर्मेट होते हैं। तो हमारे पास 3 ही इमेज का फाइल फॉर्मेट HTML हमारा सपोर्ट करता है, जो कि हमारा जिप होता है, दूसरा होता है JPG या फिर JPG, दोनों सेम ही है, ठीक है, और तीसरा होता है PNG। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझने की चीज़ है कि आखिर ये 3 में अंतर क्या क्या एक ही से नहीं हो सकता है क्या। तो जो लो क्वालिटी के इमेजेस होंगे वो GIF के अंदर आते हैं। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लो क्वालिटी के इमेजेस होते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का इमेज JPG या फिर JPGE में होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपोर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हमारे थोड़े से स्टैंडर्ड क्वालिटी के इमेज होते हैं, ठीक है। और जो हमारा PNG टाइप का इमेज होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये बेसिकली नेटवर्क में ही यूज किया जाते हैं, ताकि नेटवर्क में इतना शेयरिंग होता है जिससे इमेज का क्वालिटी डाउन ना हो, इसमें इमेज का क्वालिटी मेंटेन हो। और PNG टाइप के जो इमेज होते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोगों को कोशिश क्या करना चाहिए कि PNG इमेज को ही हम लोग यूज करें अपने वेब पेजेस में, ठीक है, ताकि वो आप लोग देखते होंगे बहुत सारी जगह पे जो इमेजेस होते हैं वो फट जाते हैं वेबसाइट्स पे, वो फटे ना, इसके लिए हम लोग PNG टाइप के इमेज का यूज करते हैं। PNG हमारा एक्सटेंशन होता है, JPG या फिर JPG भी हमारा एक्सटेंशन है और GIF भी हमारा एक्सटेंशन है। आप जैसे कि .html लिखते हो वैसे ही .png एक्सटेंशन होता है, समझने की चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे GIF इमेजेस आर यूजुअली बेस्ट फॉर ग्राफिक्स एंड ड्राइंग। जो हमारे आप लोग GIF खास करके व्हाट्सएप पे देखते होंगे बाबू, ठीक है, कुछ इफेक्ट्स वाले आते हैं या फिर ग्राफिक्स के जरिए, वो नहीं लाइट वगैरह ब्लिंक करते रहता है, इसके लिए हम लोग GIF का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक ठाक है ड्राइंग वगैरह के लिए या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ठीक माना जाता है, ठीक है। वाइल JPG इमेजेस आर यूजुअली बेटर फॉर फोटोग्राफ्स। JPG जो इमेज होते हैं वो फोटोग्राफ्स के लिए ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। देयर इज for 2 reasons. First, GIF image only consists of 256 colors, ठीक है। जो GIF images हमारे होते हैं वो सिर्फ 256 कलर्स को ही होल्ड करके रखते हैं, while JPG images compares of millions of colors. And second, the GIF format is better at compressing simple images, ठीक है। जो हमारे JPG इमेज होते हैं वो मिलियंस ऑफ कलर्स के साथ ये कंप्रेस किए जाते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ कलर उसमें कंसिस्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स से वो मिलके बने होते हैं, ठीक है। लेकिन GIF जो होते हैं वो सिर्फ 256 कलर्स के ही कॉम्बिनेशन से बनाए गए होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, द GIF फॉर्मेट इज बेटर एट कॉम्प्रेसिंग, ठीक है, सिंपल इमेज। जो GIF फॉर्मेट होते हैं वो सिंपल इमेज को कॉम्प्रेस करने के लिए, साइज छोटा करने के लिए काफ़ी बढ़िया माना जाता है, ठीक है। देन द JPG फॉर्मेट विच इज ऑप्टिमाइज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स इमेज। JPG फॉर्मेट जो होता है मोर कॉम्प्लेक्स इमेज है, जहाँ पे ज़्यादा लाइट वगैरह हो वहाँ पे JPG इमेज ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, ठीक है। JPG इज लूजली कंपेरिजन विथ GIF इज
लूजलेस कंप्रेशन। जेपीजी जो हमारा होता है लूजली कंप्रेशन होता है, यानी कम कंप्रेस होता है, और जिप जो होता है लूजलेस कंप्रेशन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और ज़्यादा साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जेपीजी का फाइल हम लोग एक लिमिट तक ही डाउन कर सकते हैं, ठीक है। द बेटर द कंप्रेशन द स्मॉलर द साइज ऑफ इमेज फाइल द फास्टर योर पेज विल लोड। जैसा जैसा अच्छा आपका कंप्रेशन होगा, जितना अच्छा आपका फाइल साइज होगा, उतना अच्छा आपका, उतने अच्छे तरीके से आपका पेज, जो वेब पेज आप बनाएंगे वो फास्ट काम करेगा और उतने अच्छे तरीके से वो इंटरनेट पे लोड हो जाएगा। एज यू प्रोबेबली नो फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, यूजुअली हैवी पेजेस कैन बी एक्सट्रीमली एनवाइंग फॉर यूजर। आप लोग काफ़ी देखे होंगे कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वो पेज, खुलने में परेशानियाँ होती हैं, तो ये ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो फिर हम लोग किसका यूज करेंगे, इन सब चीज़ों से अगर हमें बचना है तो फिर हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रेस टाइप के फाइल को यूज करेंगे। इन सब चीज़ों का यूज करके हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले के समय में ट्रेडिशनली द जिफ एंड जेपीजी फॉर्मेट्स हैव बीन टू डोमिनेंट इमेज टाइप, बट लेटर द पीएनजी फॉर्मेट हैज बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। आप देखते होंगे पहले के समय में, पुराने समय में जब हमारे वेबसाइट बनाए जाते थे वो जीफ और जेपीजी फॉर्मेट के जरिए ही बनाए जाते थे, लेकिन जैसे ही पीएनजी का कॉन्सेप्ट आया तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसका पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होने लगा और ये जेपीजी और जिप दोनों फॉर्मेट को मिला के तीसरा फॉर्मेट बनाया गया था, जिसमें इमेज की क्वालिटी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था और फाइल साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। तो इससे हमारा वेबसाइट पे लोड भी कम पड़ने लगा और हमारा वेबसाइट स्मूथली रन करने लगा, वेबसाइट का साइज भी छोटा हो गया और साथ साथ हमारा वेबसाइट सुंदर भी दिखने लगा। और आपको मैं बता दूं कि जेपीजी और जिप जब मिल जाते हैं तो मिलियंस ऑफ कलर्स एक साथ इफेक्ट करने लगते हैं वहाँ पे, यानी कि जेपीजी में ऑलरेडी आपको देखे होंगे बहुत सारे कलर्स हैं और जिप में 256 कलर है, यानी कि दोनों जब मिल जाएंगे तो और अच्छा कलर एक्सपीरियंस देंगे और पिक्चर का क्वालिटी सुंदर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि इमेज का क्वालिटी कैसा होता है, जिप क्या होता है, जेपीजी क्या होता है, पीएनजी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग समझें। लेकिन पिक्चर ऐड कैसे किया जाता है ये आप लोग आज नहीं समझ पाए, हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी है, तो आप लोग क्या करेंगे, सर्च सम जिप, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट इमेजेस फ्रॉम नेट। आप कुछ पीएनजी, कुछ जेपीजी, कुछ जिप टाइप की इमेज अपने इंटरनेट पे सर्च करना है। कैसे सर्च करना है, मान लेते हैं कि आपको सर्च करना है एप्पल का पिक्चर, ठीक है, या फिर किसी और मैंगो का ही सर्च करना है, तो किसी एक चीज़ का पिक्चर जिसमें एप्पल का करना है, apple.gif करके सर्च करेंगे तो आपको जिप फॉर्मेट में इमेज मिल जाएगा। जेपीजी, apple.jpg या फिर jpge करके सर्च करेंगे तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में मिल जाएगा। apple.png करके सर्च करेंगे तो png मिल जाएगा। अब आपको देखना जरा है कि क्या तीनों में सही में अंतर है, आपको इस चीज़ को एनालाइज करना है। थोड़ा सा पिक्चर को जूम करके देखिएगा, सारे चीज़ करके आप देखेंगे तो आपको उसके बीच में कुछ अंतर समझ में आएगा। तो आपका ये एक्टिविटी है, आप घर पे इस चीज़ को चेक करेंगे और अगले क्लास में हम लोग इमेज ऐड कैसे करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आपको समझाएंगे। उसमें आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने आज बताया है उन सब नोट्स को भी आप लोग लिख लेंगे और साथ साथ आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा कि आपका जो ये पेज नंबर 82 है और 83, दो पेज को आप लोग अच्छे तरीके से 84 को भी, पेज नंबर 82, 83 एंड 84, तीनों पेज को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद मैं जब अगला वीडियो भेजूंगा तो आप लोगों को ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा कि आप लोग आसानी से इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे अच्छे तरीके से, जो कुछ मैंने बताया उसको लिख लेंगे और साथ साथ जो मैंने एक्टिविटी आपको बताया, एक्टिविटी नंबर 1, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, लगभग 20 मिनट के आसपास का वीडियो है, इसको आप लोग 2 बार देखिए, इसका नोट्स आप लोगों को अगले क्लास में भेजना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, थैंक यू।